नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें तारक मेहता का जो किरदार निभाते हैं शैलेश लोढ़ा, वो दरअसल शो को छोड़ने का मन बना चुके हैं। यानी वो नाराज हैं शो के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो नाराज चल रहे हैं शो के साथ। इसीलिए वो 1 महीने से शूटिंग में भी नहीं आ रहे हैं और लगातार वो दूरी बना के रखे हुए हैं शो के साथ। तो इस बात की लगभग पुष्टि की जा रही है कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि भाई शैलेश जो है खुश नहीं है और वो अब शो को छोड़ने वाले हैं। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो तारक मेहता हैं वो दरअसल शो को छोड़कर बिल्कुल मन बना चुके हैं। तो अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो और कौन आना चाहिए उनके रिप्लेसमेंट में? वैसे आपको पता है कि शो के बहुत सारे मेन किरदारों को रिप्लेस किया गया है। अभी दया भाभी तो वापस आई नहीं है और भी बहुत सारे किरदार जैसे कि सोडी को भी रिप्लेस किया जाता रहा है कई बार। डॉक्टर हाथी तो क्योंकि वो नहीं रहे इस दुनिया में, उनके बाद उनका रोल रिप्लेसमेंट किया गया और भी बहुत सारे किरदारों को छोटा मोटा जो है रिप्लेसमेंट किया जाता रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी के जो एपिसोड है वो उतने दमदार नहीं है जितने उसके पुराने वाले एपिसोड होते थे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है शो के बारे में? आप अगर देखते हैं, रिएक्शन क्या है कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, ट्विटर के बारे में कहा जाता है कि ट्विटर जो है लेफ्ट विंग का ज्यादा बायस्ड रहा है और ये आरोप पहले लगते रहे। अभी इलन मस्क ने उनको खरीद लिया है ट्विटर को। तो उसके बाद क्या है कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। एक ट्विटर में सीनियर इंजीनियर है जिनका नाम है सिरू मुरुगेसन, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें उनका एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर जो है बायस्ड रहा है, वो राइट विंग के नहीं बल्कि लेफ्ट विंग के ज़्यादा बायस्ड रहा है और वो कभी भी जो है फ्री स्पीच को सपोर्ट नहीं करता। और बहुत सारी बातें और कही उन्होंने कि हॉलीडे वगैरह लेते रहते हैं। मस्त जो है 4 घंटे हफ्ते के काम करने पड़ते हैं, मतलब ट्विटर में मौज थी। लेकिन वो इलॉन मस्क के आने से खुश नहीं है, उसको बहुत नापसंद करते हैं। तो आप भी सुनिए, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए। What do you mean? Free speech. Capitalist. If we weren't really operating like capitalist mode, we were very socialist. Like we're all like communist. Ideologically, it does not make sense, like because we're actually censoring the right, not the left. Because everyone on the right wing will be like, "Bro, it's okay to say, just gotta tolerate it." The left will be like, "No, I'm not gonna tolerate it. I need it censored, or else I'm not gonna be in contact." So it does serve the right. It's true. There is a bias. But I don't know the two parties can truly coexist on one platform. What do your colleagues say about it? Like, They hate it. Oh my god, I'm at least like okay with it, but some of my colleagues are like super left. what do they say? They're like, this will be my last day if it happens. So, Has much changed since like Elon's coming out? a lot has changed. A lot has changed. We're all like worried for our jobs. Why are you guys so worried? You know, our jobs are at stake. He's Like I started working for Twitter and became left. I think it's just like the environment. Like you're there, and you become like calm. We did all we could to like revolt against it. A lot of employees revolted against it, but at the end of the day, board of directors have a say, and then they acted on their best interest because they didn't want to get sued. I basically went and worked like 4 hours a week last quarter. That's just how it works in our company. Yeah. How would you describe communism besides Twitter? Essentially, like everyone gets to do whatever they want. No one really cares about like OpEx. Like capitalists will care about numbers, but care about like how to make the business more efficient. But in Twitter, it's like mental health is everything. Like if you're not feeling it, you can take a few days off. People have taken months off, they'll come back, but you always like do your best at any time, and that's the culture. And you know, we'll run the business as much as possible. Capitalists would be like. दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि लोग खूबसूरत दिखने के लिए अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सर्जरी का सहारा भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी सर्जरी बहुत खतरनाक लेवल पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ये हादसा हुआ है। एक कन्नड़ा एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है चेतना राज, उनकी दरअसल मौत हो गई। दुखद हादसा ये हुआ कि उन्होंने अपनी फैट कम करने के लिए एक प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कराई थी, फैट को निकालने के लिए, ऐसा बताया गया है। तो वहाँ पर जो सर्जन था उसकी जो नेग्लिजेंस थी, यानी कि उसकी जो लापरवाही थी, उसकी वजह से उसकी जान चलेगी चेतना की। और घर वालों का आरोप ये है कि वहाँ पर पानी वगैरह भर गया था उसके लंग में और जो डॉक्टर है उसने ठीक से ट्रीट नहीं किया, इसकी वजह से हादसा हुआ है। तो वो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर। और मैं आपको बताता हूँ कि चेतना ने काफ़ी सारे कन्नड़ सीरियल में काम किया, काफ़ी फेमस सीरियल में भी काम किया है।
तो मैं तो ये कहूँगा कि चेतना की आत्मा को शांति दे। लेकिन हाँ, कभी कभी जो है छोटी छोटी गलतियां भी किसी चीज में कईयों की जान पर भारी पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि असम स्टेट जो है वहां पर बहुत तगड़ा फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोग, मतलब आप समझ के चलिए 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें प्रभावित हुए, उनके घरों को नुकसान हुआ है। और अभी ये बताया जा रहा है कि 2 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और भी बहुत सारी खबरें अभी वहां पर आ रही है जो लोग इंपैक्ट हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, एक वीडियो भी सामने आया है जिस वीडियो में क्या है, एक पूरी ट्रेन, मतलब पूरी ट्रेन जो है पटरी से उतर के इतना ज़्यादा फ्लड पानी आया, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है वहाँ पर रेस्क्यू के लिए। तो जो ट्रेन वाला सीन है मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप देखिए। दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन जब हुआ कोविड के बाद, तो बहुत सारे ऑफिसेज ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप कर लिया। जैसे कि मैं भी घर पे रहा और काफ़ी लंबा टाइम मैंने भी घर पे बिताया है, लेकिन अभी मेरे ऑफिस वाले भी कह रहे हैं कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस चालू हो गए। तो क्या है कि बहुत पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। जब वर्क फ्रॉम होम इतना लंबे टाइम तक कर लिया, उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस यानी ऑफिस जाकर के काम करना लोगों को भारी लग रहा है। तो बहुत सारे रेजिग्नेशन हो रहे हैं, जिसको ग्रेट रेजिग्नेशन बोला जा रहा है, कि मतलब कैंपेन की तरह चल रहा है। कंपनीज पे कंपनी जो एम्प्लॉय हैं वो छोड़ रहे हैं, जहां पर उनको ईजी लग रहा है काम करना, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, वहां पर वो जा रहे हैं छोड़ के। तो इससे डर करके कह सकते हैं आप, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी जिसके जो सीईओ हैं सत्या नडेला, उन्होंने ऑफर किया है, यानी वो आने वाले टाइम में अपग्रेड कर देंगे। जो सैलरी है एम्प्लॉयज की, जो माइक्रोसॉफ्ट में सैलरी है, वो लगभग डबल कर दी जाएगी। मतलब उनको डबल करके रोका जाएगा, उनके जो टैलेंट है वो जाने से रोका जाएगा, वो रिजाइन ना दे सके। और इसीलिए ये ऑफर दिया जा रहा है, और बहुत सारे और भी पर्क्स दिए जाएंगे एम्प्लॉय को। तो मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा शिफ्ट आया है कोविड के बाद जो वर्क कल्चर है, और अब कोविड के बाद जब वापस लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा फर्क आया है। और कंपनीज को भी ये चीज़ दिख रही है और अपने टैलेंट को रिटेन करना चाहते हैं। दोस्तों ओटीटी वर्सेस थिएटर, क्योंकि आपको पता है कोविड में भी लोगों ने ओटीटी का सबसे ज़्यादा मजा लिया और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों ने कंज्यूम करना चालू किया। और थिएटर का मजा जो है लोग थोड़ा सा उसको अवॉइड करते, कई लोग जो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। तो इसके ऊपर जो है अभी कांस फेस्टिवल चल रहा है 2022 का, तो उसमें दीपिका पादुकोण गई है और वहाँ पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे एक क्वेरी जो है पूछी गई कि ओटीटी वर्सेस थिएटर के बारे में आप क्या सोचते हो। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि भाई दोनों जो है अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, और जो प्रोड्यूसर है वो अडेप्ट कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने थिएटर को किल कर दिया या खा लिया है। वो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है और लोगों को भी जो है अलग अलग कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ दीपिका ने क्या कहा है, आप देखिए। I don't think the two things are mutually exclusive. I think today I have the option as an audience to sit at home and watch a movie, but I also have the option to go into a theater and have that experience as well. I don't think that one is sort of eating into the other. Have filmmakers had to adapt? Yes, maybe in the kind of stories that we tell, maybe in the formats that we tell them in, a little bit. Maybe if you're making a film for an OTT platform, maybe the kind of story that you're telling or the scale of it might vary a little bit. But I look at it as a good thing. I feel like it's given so many more people so many more opportunities, actors, writers, producers, directors. So I just look at it as a much bigger opportunity and not really one thing eating into the other. दोस्तों इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट सेकंड नंबर का वीट एक्सपोर्टर है। तो मतलब जो गेहूं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है हमारा जो वीट एक्सपोर्ट है उसको बैन कर देंगे, यानी हमारे खुद के सिटीजन जो इंडियन सिटीजन हैं उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग ये रखेंगे। तो क्या है कि इसके बाद पूरी दुनिया में वीट के प्राइस जो हैं वो अप हो गए, क्योंकि शॉर्टेज हो गई है, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसको देख करके जो G7 की कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज उसमें आती हैं,
तो वो नाराज हो गए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे बैन लगाने लग जाएगा तो हो गया काम, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को, वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज बात यह है कि चाइना ने इंडिया का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो फूड क्राइसिस होगा या जो भी प्राइस हाई हो रही है उसका ब्लेम जो है इंडिया पे मत डालो। और क्योंकि रशिया वर्सेज यूक्रेन वॉर चल रही है और भी बहुत सारी कंट्रियों के आपस में क्लैशेस धीरे धीरे देखने को मिल सकते हैं, तो उन सब को देखते हुए आने वाले फ्यूचर में फूड क्राइसिस हो सकता है। तो हर कंट्री अपना फूड सिक्योरिटी जरूर चाहेगा। इंडिया ने भी अपना हित ही देखा है, बाकी दुनिया ने अपना फूड हाई जो प्राइस हो गया उसको देख रहा है, लेकिन इंडिया अपना फूड सिक्योरिटी पॉइंट देख रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि इंडिया फर्स्ट होना चाहिए हमारे हमेशा। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइए। तो अंतरिक्ष से कुछ गिरने लगे तो भाई चौंकाने वाली बात तो है ही। दरअसल ये यहाँ पर हुआ ही है कि आसमान से 5-5 किलो के भारी कुछ गेंद नुमा चीजें, कुछ मेटल, कुछ ऐसे देखने को मिले हैं गुजरात के कुछ गांवों में, कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर ये शेप के, ऐसे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं सामने, गोल गोल शेप के हैं। तो गिर रहे हैं आसमान से, अंतरिक्ष से आ रहे हैं वो, और लोग चौंक रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एलियंस जो है गुस्से में आकर ये सब कुछ फेंक रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट जो इसके बारे में ये कह रहे हैं ये अंतरिक्ष मलबा हो सकता है। अंतरिक्ष मलबे में ये चीज़ें आती हैं, यहाँ से छोड़े जाते हैं, या सैटेलाइट है, या फिर और भी बहुत सारे उल्का पिंड के पार्ट होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा होता है जो कई बार नीचे आ जाता है। तो ये उसी टाइप की चीज़ें हैं, और ये केवल गुजरात में नहीं, दुनिया के बहुत सारे कोनों में अलग अलग टाइम पर देखने को मिलते रहे हैं। तो ये है जो गुजरात में देखने को मिल रहा है लोग, और लोगों ने जो एलियंस के साथ उसका जो कनेक्शन बनाया ना, वो मजेदार है। दोस्तों बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मतलब एक आदमी डूब रहा हो उसको अगर छोटी सी लकड़ी भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत होती है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको इस वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा चूहा और प्लास्टिक की चप्पल, और जब पानी जो है फ्लड की तरह, मुझे लग रहा है कहीं फ्लड का वीडियो है ये, और कोई क्लियरली नहीं है किस जगह का वीडियो है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो वो चप्पल जो है पानी में तैर रही है और वो चूहा जो है बस किसी तरह उस चप्पल के ऊपर टिका हुआ है, तो उसके लिए वही एक सहारे की तरह है इस पूरे बाढ़ में। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, आप देखिए। है महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई डायन जो है दसती जा रही है। और ये दरअसल क्या है, आंकड़ों से भी आपको मैं समझाता हूं कि मुद्रास्फीति की दर, थोक मुद्रास्फीति जो होती है, थोक महंगाई दर, वो 15% से भी ऊपर हो चुकी है, जो कि लगभग पिछले 8 सालों में सबसे हाईएस्ट पर है। आप समझ सकते हो 15.5 यानी 15.5% तक आ चुकी है थोक महंगाई दर। और मैं आपको बता देता हूं खुदरा महंगाई दर जो है वो 7.8% हो गई है, जो कि 2014 से सबसे ज़्यादा है। तो मतलब जो महंगाई है वो बहुत सारे कारणों की वजह से बढ़ रही है। आपको पता ही है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है और गवर्नमेंट को उसके ऊपर टाइट एक्शन लेने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे महंगाई का लेवल जो है वो कंट्रोल में आ सके और जो नागरिक हैं हमारे देश के उनको राहत मिले। क्योंकि टीवी पे आप देखेंगे खोल के तो कुछ और ही दिखाते हैं, महंगाई जैसे मुद्दे जो आम पब्लिक को हिट करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ना बात की जाती है ना क्वेश्चन किया जाता है। ये बड़ा अफसोसनाक है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि जाते जाते आपको मैं एक वीडियो के साथ छोड़ जाऊंगा जिसमें कि ये है कि आपको पता है नींबू के दाम बहुत बढ़ गए, नींबू बहुत महंगा हो गया है और बहुत सारी जो घटनाएं हुई है पूरी दुनिया में उसको समराइज करते हुए एक सब्जी वाले ने एक बहुत ही बढ़िया राइमिंग बनाई है, एक कविता जैसी गाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपका मूड फ्रेश हो जाएगा सुन करके। पंजाबी में है, जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती वो थोड़ा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं। नींबू कहंदा मैनू हाथ लगाई ना, मिर्चा बोलन कुछ दिन मैनू खाई ना, तेल भी कहंदा हुण टंकी भरवाई ना, कवे सिलेंडर मैनू अग लगाई ना, सब्जी बोले हुण नहीं तेरे बारे में, दाल कहंदी बस मिलांगी गुरुद्वारे में, आटा भी हुण टाटा करदा विखदाई, आम आदमी भुखा मरदा विखदाई, छड़ गया हट्टी गरम मसाला बणीए दी, बस हुण पीसो चटनी खाओ धनिए दी, कीमत ते कंट्रोल नहीं कोई प्रशासन दा, करो नाश्ता लंच
डिनर बस भाषण दा महंगाई भुखमरी भुलाती सारिਆਂ ਨੂੰ नस्लवाद दी फीम चटाती सारिਆਂ ਨੂੰ महंगाई भुखमरी भुलाती सारिਆਂ ਨੂੰ नस्लवाद दी फीम चटाती सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੰਡ ਲੰਕਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੰਡ ਲੰਕਾ ਏ गुरविंदर जी से गुरविंदर। तो बस दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।